स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट है इंक्लाइंड इंसिडेंट, इंक्लाइंड या फिर ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, तो इस पे उसको समझने के लिए एक तो अभी तक जो हमने देखा था नॉर्मल इंसिडेंस देखा था, मतलब पैरेलल टू दी सॉरी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2 से जो जो अलग कर रहा है डेट इज प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। अभी तक जो इंसिडेंस देखे थे नॉर्मल इंसिडेंस देखे थे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो है इंक्लाइंड इंसिडेंस देखते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, उसमें एक पॉइंट ए है आपका और पॉइंट बी है। उसमें दो रे आ रहे हैं, एक रे ऐसा आ रहा है और कुछ दूसरा रे कुछ ऐसा आ रहा है। पैरेलल दोनों पैरेलल है आपस में। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे 1 थीटा ई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द रे 2 क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों अगर पैरेलल हैं तो एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, अब एक होगा रिफ्लेक्शन, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर के साथ रिफ्लेक्शन हो गया, ये मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं और विद द सेम एंगल सेकेंड रे भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एप्सिलॉन 1 मीडियम 1 के लिए, एप्सिलॉन 2 मीडियम 2 परमिटिविटी। अब पॉइंट ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब विद द एंगल थीटा आर ये रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्शन होगा उसका, कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो वो मीडियम 2 में जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन इन मीडियम 2। कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ जो जो ट्रांसमिटेड एंगल है वो मैं थीटा टी लिख रहा हूँ। तो ये हो गया थीटा टी के साथ क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, थीटा टी एंगल के साथ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नए पेन से दिखा रहा हूं मैं आपको, रेड पेन से दिखा रहा हूं। अब मैं इसमें क्या ले रहा हूं, दो पॉइंट ले रहा हूं, एक तो आपका सी ले लेता हूं, एक पॉइंट सी। ठीक है, इन रे टू में एक पॉइंट सी ले रहा हूं, और रे 1 में एक पॉइंट डी ले रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट के ले रहा हूं, डी ले रहा हूं। ठीक है, अब ये थीटा टी है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा टी, और ये जो पॉइंट डी है ये लगभग 90 डिग्री है, ये लगभग क्या, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा टी, तो ये हो गया आपका, अगर सम ऑफ द एंगल करोगे तो ये थीटा टी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी पॉइंट ए सी, ये भी 90 डिग्री ऑलमोस्ट, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका। तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आई। ठीक है, अब पॉइंट ए और सी पॉइंट सी और डी का क्या कंसेप्ट ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट, मेरे को स्नेल्स लॉ, एक्चुअली मेरे को स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। तो स्नेल्स लॉ आप लोग जानते भी हो, फिर भी मैं यहां से दिखा रहा हूँ स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक पॉइंट ए है, तो पॉइंट सी और ए और सी सेम फेज में है, मतलब इन फेज, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन फेज कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए वो यहां से चला होगा, अगर मान लीजिए ये, आप मान लीजिए दो लोग बाइक चला रहे हैं, समझ लीजिए एक बाइक मान लीजिए एक्स बाइक चला रहा है, वाई बाइक चला रहा है, तो जो पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए एक्स इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू सी वाई, मतलब सेम डिस्टेंस में। ठीक है, दोनों जो डिस्टेंस चल रहे हैं
वो x से लेके a जो डिस्टेंस हुआ है वही जो डिस्टेंस है y से c की तरफ, c तक है। ये चीज क्लियर हुआ? इन फेज का मतलब ये हो गया, मतलब सेम स्पीड में है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए। क्लियर है? Yes, sir. रे ए और रे बी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और सेम एंगल ऑफ ट्रांसमिशन है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, जो रे ए है मतलब रे नंबर 1 है वो पहले प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है और जो रे नंबर 2 है वो थोड़ी देर बाद स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए जो है जब सबसे पहले स्ट्राइक किया तो पॉइंट ए में वो जितना डिस्टेंस चला होगा तो जो रे 2 है वो सी तक डिस्टेंस चला होगा, उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ए और सी जो है इन फेज में। उसी तरीके से हम लोग देखें बी और डी क्या है, तो बी तक जो डिस्टेंस चला होगा वो रे 2 जो बी तक डिस्टेंस चला होगा, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, इधर लिख देता हूं डी और इधर लिख देता हूं बी। तो डी तक यदि जो डिस्टेंस चला होगा रे 1, जो रे 1 है जो डी तक डिस्टेंस चला और रे 2 जो है वो बी तक डिस्टेंस चला, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तो ये दोनों भी पॉइंट क्या होंगे, इन फेज में होंगे। ठीक है, तो पॉइंट दोनों रे में एक ही डिफरेंस है कि वो पहले रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और जब वो रिफ्रैक्ट हो चुका था एट द पॉइंट डी, तब जो रे 2 है वो बी डिस्टेंस तक ही चला था। तो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे 1, हम लोग अगर एडी लिखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रे 1 इज एडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 1 अगर एडी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 2 अगर सीबी है। ठीक है, ये सीबी हो गया, ये वाला रे 2 सीबी हो गया और रे 1 एडी हो गया। तो दोनों के वेलोसिटी में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि रे 1 जो हो रहा है, अगर आप देखें रे 1 जो है वो मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है। जब एडी की बात कर रहे हो तो रे 1 किस में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप सीबी की बात कर रहे हो तो रे 1 किस में, रे 2 किस में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम 1 में, जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है या फिर इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा 1 है। ठीक है, तो यहीं से मैं कंसेप्ट निकाल रहा हूं कि मैं रे 1 को ले रहा हूं दूसरे मीडियम में और रे 1 को ले रहा हूं पहले मीडियम में। ठीक है, तो यहां से आ गया रे 1 आपका मीडियम 2 में है। ठीक है, और रे 2 जो है मीडियम 1 में ही है, अभी भी मीडियम 1 में ही है वो, क्योंकि वो थोड़ा दूर से आया था। ठीक, ये हो गया। अब दोनों के बीच अगर आप बात करें डिस्टेंस, अगर जो ट्रेवल किया है उनके रेशियो के बारे में बात करें तो उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो सीबी मान लीजिए रे 2 का है और एडी आपका रे 1 का है। तो सीबी एक्चुअली में मीडियम 1 में है, इस वजह से मैं उसको उसकी वेलोसिटी v1 लिख रहा हूं। ठीक है, इसको रे से कंपेयर मत करना। ठीक है, एडी चूंकि मीडियम 2 में है इसलिए उसकी वेलोसिटी v2 लिख रहा हूं। तो जो उनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो उनके वेलोसिटी का रेशियो पे डिपेंड करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कहीं परमिटिविटी हाई हो गई, हो सकता है वेलोसिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसकी परमिटिविटी या फिर उसके इंट्रिंसिक इंपेडेंस पे डिपेंड करेगा मीडियम के। तो ये हो गया सीबी डिवाइड बाय एडी। हाँ सर दोनों रे सेम टाइप का, तो वेलोसिटी कैसे अलग अलग है सर? वेलोसिटी इसलिए अलग होगा क्योंकि रे 2 जो है मीडियम 2 में है, जिसको मैं बता भी दूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेज वेलोसिटी का। आपको तो ये चीज क्लियर है ना कि रे 2 मीडियम 1 में है और रे 1 जो है मीडियम 2 में, ये तो क्लियर हो गया है ना। तो अलग अलग वेलोसिटी, दोनों अलग अलग मीडियम में है, तो अलग अलग वेलोसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं फेज वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था तो ओमेगा बाई बीटा निकला था,
Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा। और जब इसको सॉल्व किया था तो फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या आया था बताओ? 1/√ओवर म्यू नॉट, म्यू आर तो 1 होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1, या फिर क्या लिखा था इसको, क्या लिखा 3 था? into 10 to the power 8 upon epsilon under root epsilon r। ठीक, ये लिखा था। या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो Vp है वो 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि एप्सिलॉन अगर अलग होगा, अगर मीडियम अलग होगा, तो आपका फेज वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इस वजह से अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो CB डिवाइड बाई AD जो आ गया वो V1 डिवाइड बाई V2 होगा। अब देख लेते हैं कि CB और AD का क्या रिलेशन है। हमको CB और AD के बीच रिलेशन निकालना और कुछ नहीं है। तो हमारे स्नेल्स लॉ का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो CB और AD के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। तो CB और AD के इसमें जो कॉमन चीज है उसको देख लेते हैं। तो CB और AD के इसमें जो कॉमन चीज है, मान लीजिए ADBC एक क्वाड्रेंगल बना रहा है, ADBC एक क्वाड्रेंगल बना रहा है। जो AB क्या है आपका, AB क्या है आपका, डायगोनल। AB क्या है, डायगोनल। तो ये कॉमन है, AB डायगोनल है। AD और CB के लिए AB कॉमन है। तो देख लेते हैं। तो आप क्या देखिए, AD और AB के बीच रिलेशन देखिए और कुछ मत देखिए। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं AD देखूं तो ये जो AD होगा, AD जो होगा वो AB cos 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, माइनस थीटा टी होगा। जो AB होगा, तो यहां से लिख रहा हूं मैं, AD इज इक्वल टू फ्रॉम द डायग्राम AB cos 90 डिग्री माइनस थीटा टी। और जो आपका AD, आपका जो नेक्स्ट है BC, CB या फिर BC इज नथिंग बट AB cos 90 डिग्री माइनस थीटा आई। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ अलग नहीं किया हूं मैं। तो कास के दो फैक्टर परपेंडिकुलर एंगल, और ये आप जानते हो। ठीक है, अगर ये AD है, ये AD है, तो अगर आप 90 डिग्री देखिए तो 90 डिग्री का जो बेस होगा वो कॉस वाला फैक्टर होगा, और जो उसका क्या परपेंडिकुलर होगा वो साइन वाला फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर है, और ये एंगल किसने बनाया है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा टी ने बनाया है, इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टी हो गया। उसी तरीके से हम लोगों ने BC निकाले, तो BC भी इस एंगल का क्या है, आपका बेस है। तो इस वजह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों में आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो डेट मीन्स AB साइन, ऊपर क्या लिखा था अपने, CB लिखा था, तो साइन थीटा आई डिवाइड बाई AB साइन थीटा टी इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। AB कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया साइन थीटा आई डिवाइड बाई साइन थीटा टी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं V और V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो V1 मतलब मीडियम वन, तो रूट ओवर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन 2। म्यू नॉट तो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो ये सेम लिख लेना। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा आई डिवाइड बाई साइन थीटा टी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ हो गया फॉर द केस ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स के लिए ये स्नेल्स लॉ हो गया। तो मीडियम 2 का परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट ओवर एप्सिलॉन 1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन 2 साइन थीटा। तो आप म्यू1 इंटू साइन थीटा आई डिवाइड इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन थीटा टी लिखा करते थे फॉर द केस ऑफ ऑप्टिकल
ऑप्टिक्स जब पढ़े होगे फिजिक्स में तो ऐसा किया हो। तो यहाँ पे रूट ओवर μ1 आ रहा है और यहाँ पे रूट ओवर μ2 आ रहा है। तो ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये तो दूसरा एक तो ये रूल हो गया है ना। सेकंड लॉ तो आपको क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन है, ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब क्या हो गया आपका, आप एक ऐसे एंगल में इंसिडेंट होया आपका वेव कि आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव है ट्रांसमिशन हो ना हो। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से ट्रांसमिशन हो। अगर ये EI है तो ट्रांसमिशन विद दी 90 डिग्री, मतलब उसी प्लेन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एंगल को एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इंटरनली क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं हुआ। ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा क्या हो गया? वेव आपका रिफ्लेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्ट भी ऐसा हुआ है कि वो इन दी फेज है, मतलब इन दी प्लेन ऑफ द इंटरफेस है। तो यहाँ पे आ गया sin थीटा i इज इक्वल टू sin थीटा t डिवाइड बाय रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1। तो यहाँ पे थीटा t क्या लिखूंगा मैं? इज 90 डिग्री। थीटा t इज नथिंग बट 90 डिग्री, तो sin थीटा इज 1। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा थीटा ही क्या होगा आपका? थीटा c होगा, क्रिटिकल एंगल। तो sin थीटा c इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1। तो यहां से समझ में आ गया कि sin थीटा c जो होगा क्रिटिकल एंगल रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 होगा। और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमेशा लेस देन 1 होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि एप्सिलॉन 2 शुड बी लेस देन रूट ओवर एप्सिलॉन 1, या फिर एप्सिलॉन 2 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन 1, मतलब एप्सिलॉन 1 ज्यादा होना चाहिए। एप्सिलॉन 1 ज्यादा चाहिए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाओगे। डेंसर मीडियम, आप जब डेंसर मीडियम से क्या जाओगे? रेयर मीडियम पे जाओगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 मतलब डेंसर मीडियम ज्यादा है। ठीक है, और रेयर मीडियम एप्सिलॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? Yes, तो sir. ये तो हो गया एक सिंपल Yes, सा sir. वेव का रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हम लोग अपने इसमें जाते हैं, मेन पॉइंट इसमें जाते हैं कि जो कल हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन क्या होता है या फिर वर्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे कि जो प्लेन जो बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए मैं इस बाउंड्री को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा बाउंड्री है। ठीक है, इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ईटा 1 हो गया, यहाँ पे ईटा 2। ठीक है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब आप क्या देख रहे हो? ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मान लीजिए थीटा है। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं इसको? मान लीजिए इसको KI लिख रहा हूं, मतलब K रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, K जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? जो आपका प्लेन, अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में जो कि आपका स्क्रीन है मोबाइल का, उसमें बाउंड्री भी है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, वो भी सेम फेज में है। ठीक है, इन सेम फेज में है, मतलब सेम प्लेन में, फेज में नहीं, सेम प्लेन में। ठीक है, मतलब रे आपका आ रहा है और आपका बाउंड्री सब सेम फेज में है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, ये EI मतलब इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या देख रहे हो? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इसी प्लेन में बनाया हूं, मतलब आपकी स्क्रीन में बनाया हूं, मोबाइल के स्क्रीन में बना रहा हूं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है या फिर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है,
या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वो भी इसी प्लेन में है। ठीक है, सारा कुछ इसी प्लेन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे, ऐसे ऐसे चीजों को बोलेंगे पी पोलराइजेशन या पैरेलल पोलराइजेशन, पी पोलराइज्ड वेव, पी पोलराइज्ड। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? सेम स्क्रीन पे अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन कर देता हूं, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन कर देता हूं, तो क्या होगा? मान लीजिए कुछ ऐसा है और ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, या फिर अंदर जा रहा है या फिर बाहर जा रहा है। मान लीजिए मैं ऊपर बाहर जा रहा है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये। ठीक है, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, ये मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? आपकी तरफ है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ठीक है, फिर मैंने याद, फिर आपको बताया था कि आप समझिए कि ऐसा ये जो है कुछ आ रहा है, तो ऐसा समझिए यहाँ पे कुछ P लिखा है, P ऐसा कुछ P बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे P पोलराइज्ड बोला था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ऐसा समझिए कि आपके वो सांप जैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि एस आ रहा है। ठीक है, तो इसको एस पोलराइज्ड भी बोलते हैं, एस पोलराइज्ड। ठीक है, तो P पोलराइज्ड हो गया और एस पोलराइज्ड। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें दे रहे हैं वो हाँ मतलब कैसे निकाल रहे हैं? मतलब ये गिवन रहेगा क्या कि बाहर हाँ, जा रहा है या? दिया रहेगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वो P पोलराइज्ड है कि S पोलराइज्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो P पोलराइज्ड वेव हो गया, दैट इज ऑन द प्लेन। ठीक है, और जो S पोलराइज्ड हो गया वो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो मैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी स्क्रीन में है। ठीक है, तो ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन मतलब P पोलराइज्ड। ठीक है, और अगर हम लोग बोले ये वाला केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो ये आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, इनटू और आउट ऑफ प्लेन, मतलब अंदर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, लाइक दिस, इनटू और आउट टू भी हो सकता है। ठीक है, तो आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है। तो ये तो इनटू दी प्लेन या फिर आउट ऑफ दी प्लेन, तो दोनों ही केस हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको आउट ऑफ प्लेन बोलूंगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन देख के आप बताओगे। तो यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये P पोलराइज्ड वेव, तो चलो मैंने याद करने के लिए समझा दिया कि P बन गया कुछ इस तरीके से, ऐसा आपके बाहर आ रहा है, इस तरीके से मैंने समझा दिया। अब समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहा है और वर्टिकल पोलराइज्ड क्यों बोल रहा है। तो आप दोनों ही केस को देखते हैं। एक तो पहला केस कुछ इस तरीके से है और जो दूसरा केस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है। ठीक है, ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको एक प्लेन बनाऊं, ये अगर इसको मैं प्लेन बनाऊं ये वाला, और यहां भी एक प्लेन बनाऊं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ओरिएंटेशन को जब यहाँ टकराएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ये
कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हम लोग इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कुछ इस तरीके से होगा या फिर अंदर की तरफ जा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मतलब प्लेन में होगा, समझ रहे हो, जो आपका बाउंड्री है उसके प्लेन में दिख रहा है ये चीज। इसको समझा तो सकता नहीं, लेकिन ये आप समझिए स्क्रीन के प्लेन में है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये कुछ एंगल के साथ आ रहा है, कुछ एंगल के साथ बाउंड्री में आ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल टू दी प्लेन है। हॉरिजेंटल मतलब अगर आप ई को देखें तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा, यहाँ भी ई मतलब प्लेन में दिखेगा, समझ रहे हो, टकराएगा तो प्लेन में दिखेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ एंगल के साथ टकराएगा। ठीक है, तो चूंकि ये प्लेन में है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्लेन में है, इसलिए बोल रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये चूंकि सम एंगल के साथ है इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल पोलराइज्ड या फिर हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड। क्लियर है ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा फील करो। अब मैं इस पे थोड़ा थ्योरी से नहीं देख रहा हूँ, ऐसा समझो ये ऐसा है, ये आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, और ये आपका बाउंड्री है, कुछ ऐसा आया, ऐसा आया और कुछ ऐसा आया, मतलब सम एंगल आपको दिखेगा। लेकिन उसके केस में अगर ये ऐसा है, आपकी स्क्रीन की तरफ है, तो आप स्क्रीन में एक पेन रखिए और ये आपका प्लेन है, तो आप देखोगे आपका प्लेन और स्क्रीन एक ही पॉइंट में आ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा बाहर निकल रहा है, समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये बाहर निकल रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और ये एक समय आएगा कि इसी लाइन में हो जाएगा, ये पूरा इसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड टकराएगा। तो ऑन टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड। और ये हो गया वर्टिकल विद सम एंगल, वर्टिकल पोलराइज्ड। तो ये हो गया एस पोलराइजेशन और पी पोलराइजेशन। इस पर ज्यादा ये हो गया, यहां तक हो गया। तो याद करने का टेक्निक क्या है, ऐसा समझिए कुछ यहाँ पे P बना हुआ है तो डेट मीन्स P पोलराइज्ड, और ऐसा समझिए कुछ निकल रहा है अंदर से, तो ये S मतलब सांप की तरह कुछ निकल रहा है, तो S पोलराइज्ड। ठीक है, ये P पोलराइज्ड हो गया। P के अंदर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ऐसा समझिए मेरे को V जैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। P को मैं देख रहा हूं ध्यान से तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो डेट इज V, तो वर्टिकल पोलराइज्ड। अगर और S बच गया मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हो गया याद करने का टेक्निक, फास्ट याद करने का टेक्निक। अब हम लोग उसके थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूं पैरेलल पोलराइजेशन पे। ठीक है, पैरेलल पोलराइजेशन। ठीक है, पैरेलल पोलराइजेशन या फिर पी पोलराइजेशन। ठीक है, ये मान लीजिए एक एक्सिस है आपका, एक तो x इज इक्वल टू 0 जो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, x इज इक्वल टू 0 है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इस प्लेन में आपका क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, ये देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्राइक किया, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है आपका वेव। ठीक है, ये KI लिख दिया, HI, और ये हो गया आपका EI। ठीक है, तो E क्रॉस H करोगे आप तो K का डायरेक्शन, इंसिडेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो E क्रॉस H इज इक्वल टू K हमेशा सेम रहेगा। फिर रिफ्लेक्ट होगा तो डेट मीन्स KF। ठीक है, H जो हो जाएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ H चेंज हो जाएगा, तो डेट मीन्स अंदर की ओर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे H क्रॉस E निकालोगे, H क्रॉस
आपको ये बताया हूं मैं, P E क्रॉस H इज इक्वल टू P, ठीक है, E क्रॉस H इज इक्वल टू P, तो यहां से आगे H क्रॉस P इज इक्वल टू E। तो जब आप H क्रॉस P, डायरेक्शन ऑफ H एंड डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस करोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, दैट इज रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ER से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्लियर है? इसको ER से रिप्रेजेंट किया, इसको KR से रिप्रेजेंट किया। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. तो HI पहले आउटर की तरफ था और H जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो अंदर की तरफ है। तो इसकी चर्चा हमने कर लिया था नॉर्मल इंसिडेंस में, तो इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही अब ये है आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन, जेड एक्सिस, ये हो गया आपका प्लेन, ये थीटा आई के साथ इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ थीटा आर के साथ। अब ट्रांसमिशन होगा विद द एंगल, विद सम एंगल, मान लीजिए ये थीटा टी। अब जिस एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हुआ होगा उसी तरीके से वो अंदर की तरफ, उसी तरीके से वो रिफ्रैक्ट होगा। तो डेट मीन्स वैसे ही रहेगा। तो ये KR, ER, HI सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं हुआ, प्रोपगेशन डायरेक्शन सेम रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन KT। तो ये क्लियर हो गया सभी को, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आप तीनों ही पॉइंट में अगर आप E क्रॉस H इज इक्वल टू P निकालोगे तो सेम लगेगा, निकलेगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये इधर आपका मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो ये केस है आपका E, जो E फील्ड है आपकी स्क्रीन में है, आपकी स्क्रीन में है, डेट इज, या फिर XZ प्लेन में है। और XZ प्लेन क्या है आपका? प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस उसको बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आता था गेट में, लेकिन अब ये आने लग गया है। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिसमें एंगल ऑफ, मतलब तीनों रे, आपका इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया ट्रांसमिटेड रे। तीनों रे जिस में रहे, दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या दिख रहा है आपको? XZ प्लेन, और XZ प्लेन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो गया आपका P पोलराइज्ड या फिर पैरेलल पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये इस पे चर्चा कर भी लिया, दोबारा बोल दिया मैंने। तो P पोलराइज्ड या फिर पैरेलल पोलराइजेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लेन ऑफ इंसिडेंस के यदि परपेंडिकुलर हो गया तो आपका आउट ऑफ प्लेन या फिर ऑन टू दी प्लेन, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन या फिर एस पोलराइजेशन। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अब वेक्टर्स को देखना है। एक्स एक्सिस में कौन से वेक्टर्स जा रहे हैं, वाई एक्सिस में कौन से वेक्टर्स जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ये रिफ्लेक्टेड, ई इंसिडेंट, और ये आपका ई ट्रांसमिटेड। तो अब देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है एंगल के साथ।
तो मान लीजिए ये थीटा ई है, ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लेता हूं ये, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा ई होगा, तो ये क्या होगा आपका थीटा ई। ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये थीटा आर है तो कुछ इसी तरीके से सोचिए, यहाँ भी 90 डिग्री बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा आर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, ये भी सेम होगा 90 डिग्री माइनस थीटा आर, तो ये जो होगा आपका थीटा आर होगा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए थीटा टी है, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लूं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा टी होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा टी होगा, तो ये वाला होगा आपका थीटा टी। तो इसको एक बेहद सिंपल तरीका ये है, कौन सा थीटा आर होगा थीटा टी होगा। देखिए इसका तरीका ये है कि मान लीजिए ये एक दो रो है, ब्लैक कलर से तो दिखा रहा हूं, इसके आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, तो ये आपका मान लीजिए थीटा एंगल है, तो मैं दोनों लाइन का परपेंडिकुलर करता हूं, तो ये भी परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये भी कर दिया। दोनों ही ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर मैंने दो रेड लाइन ड्रॉ किया है। तो अगर आप परपेंडिकुलर कर रहे हो तो उनके बीच का जो एंगल भी क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब ये थीटा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप परपेंडिकुलर कर रहे हो, आपने कोई चेंज किया नहीं, आप कुछ एंगल के साथ दोनों रे को नहीं काट रहे हो, आप दोनों रो को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप करोगे तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर करूं तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पे करूं तो भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. एक तरीके से आप ऐसा समझिए, एक तरीके से आप अपने जो कोन है उसको 90 डिग्री घुमा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मतलब आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अगर मैं इसको फास्ट बनाऊं, अगर मैं इसको फास्ट देखूं, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये सीधी सी बात है थीटा ई होगा। इसी तरीके से ये वाला डैश डैश लाइन इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है इस लाइन के, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा आर होगा बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से आप देखिए ये डैश डैश लाइन इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये जो ई बनाया है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो दैट मींस ये थीटा होगा बाय डिफॉल्ट। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। अब इसके हमको कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। मान लीजिए टोटल आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, तो उसके कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उसे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो एक कंपोनेंट होगा आपका ई आई जो बना है, एक तो इस डायरेक्शन में देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ दिख रहा है आपको ई आई, इसको मैं कर रहा हूं, तो एंगल की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है कॉस थीटा होता है, तो ई आई कॉस थीटा आई। डायरेक्शन ऑफ ई आई कॉस थीटा आई इज ए एक्स, जहां पे आपका एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स इधर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ए एक्स, ठीक है। अगर आप देखें इसको, तो ये आपका इधर लिख देता हूं मैं ई आई कॉस थीटा आई, और ये दिख रहा है आपको ई आई साइन थीटा आई। तो डेट मीन साइन थीटा आई का डायरेक्शन जिधर जेड के लिए डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस जेड डायरेक्शन। तो ई आई एक्चुअली में क्या है, वो किस दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ई आई कॉस थीटा आई ए एक्स माइनस साइन थीटा ई आई साइन थीटा आई ए जेड। तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को समझ लो, क्योंकि गेट में आएगा भी, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने का बस है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
Yes, sir. ये क्लियर हो गया सभी को? तो आप क्या देख रहे हो, एक तो कंपोनेंट हो गया, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एक हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है, प्रोपोगेशन। तो डेट इज बीटा जेड वाला पार्ट, बीटा जेड वाला पार्ट, ठीक है, अपन ये लिखते थे कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड वाला पार्ट। तो एक तो आपका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्लियर है, अपन बीटा जेड वाला पार्ट देख ले, तो ओमेगा वाला पार्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सेंड करोगे, तो ओमेगा का टेंशन नहीं है, जो प्रॉब्लम है आपका बीटा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बीटा वाला पॉइंट देख लेते हैं, बीटा तो आपका प्रोपोगेशन से ही पता चलेगा, तो ये क्लियर है हमको, कंपोनेंट तो क्लियर है। बीटा वाला पार्ट देख लेते हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का भी कंपोनेंट होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ही विद सम एंगल जा रहा है, एक्सिस से कुछ सम एंगल आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से, तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कुछ इस तरीके से है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये के आई है मान लीजिए, ठीक है, के से रिप्रेजेंट, बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते थे, मैं के से कर रहा हूँ, क्योंकि के से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, इसलिए मैं के से कर। तो ये हो गया। अब ये एंगल आपका थीटा ई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ई होगा, ये वाला एंगल, ठीक। तो अगर हम लोग के आई का फैक्टर देखें, प्रोपोगेशन का फैक्टर देखें इंसिडेंट का, तो ये के आई कॉस थीटा होगा, थीटा आई, एंड के आई साइन थीटा आई से मिलके बना है। कहने का मतलब ये है, जो के आई है आपका, ठीक है, के वाला पार्ट है या बीटा वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका एक तो एक्स कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा आई, एक्स डायरेक्शन में एक्स साइन थीटा आई, एज वेल एज दी वाट जेड डायरेक्शन जो उसका डिस्टेंस मोमेंट होगा, ये जेड डायरेक्शन में उसका मोमेंट होगा जेड कॉस थीटा आई। क्लियर हो रहा है? जेड डायरेक्शन मोमेंट दैट इज जेड कॉस थीटा आई, एंड दी एक्स डायरेक्शन मोमेंट दैट इज एक्स साइन थीटा आई। तो क्लियर है ये चीज? Yes, sir. आप क्या देख रहे हो, एक्चुअल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंस हुआ है, वो आपका ई आई, एक तो कॉस थीटा आई ए एक्स माइनस साइन थीटा आई ए जेड, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट। और जो का फेज वाला पार्ट है, ई रेज़ टू द पावर माइनस जे बीटा आई, ठीक है, एक्स, तो बीटा आई इंटू क्या होता है, बीटा इंटू सम डिस्टेंस होता है। तो जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो रे आपका, वो एक्स साइन थीटा आई, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंट, प्लस जेड डायरेक्शन मोमेंट उसका जेन कॉस थीटा आई होगा। तो ये हो गया आपका एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंस। तो ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग एच का देख लेते हैं। तो एच क्या होता है आपका, एच इज नथिंग बट ई डिवाइड बाई ईटा वन मीडियम वन का, एच आई ई आई डिवाइड बाई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ई आई जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि दोनों में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ई आई जीरो ले लेता हूँ। तो यहाँ से ई आई जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ई आई जीरो डिवाइड बाई ईटा वन, इसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इसको देखिए, इस मैग्नीट्यूड को देखिए, अपन फिर से फिगर में चलते हैं। तो देखिए एच का जो डायरेक्शन है, जो आपको ये जो एच आई है, ये आपकी तरफ है, आपकी स्क्रीन की तरफ है, आपके आंख की तरफ है। तो अगर हम लोग वाई डायरेक्शन देखें, तो एक्स जेड क्रॉस एक्स करोगे, तो जेड क्रॉस एक्स करोगे, अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड क्रॉस एक्स करोगे, जेड अपने चारों फिंगर्स को जेड से एक्स की तरफ घुमाओगे, तो डायरेक्शन ऑफ वाई किधर दिखेगा, इधर। तो आप क्या देख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ जो एच का मैग्नीट्यूड है,
और जो उसका एच का कंपोनेंट है वो वाई की तरफ है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वाई। ठीक है, तो ये वाई। लेकिन ई का क्या था, ई का एक्स की तरफ भी था और जेड की तरफ भी था, लेकिन जो एच है उसका कंपोनेंट केवल केवल वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये हो गया। तो ई आई 0 डिवाइड बाई ईटा 1 और डायरेक्शन इज ए वाई। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ई से एच कन्वर्ट होता है, एच से ई कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से जो आप लोगों ने यहाँ लिखा था सेम टू सेम वही रहेगा। तो माइनस जे बीटा आई एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कॉस थीटा आई। ठीक है, तो ये हो गया एच आई का वाला पार्ट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक, अब बात करते हैं जो रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ था, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि समझाने के लिए मैं इतना डिले चल रहा था। ये रिफ्लेक्टेड, तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये एंगल थीटा आर है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर दो लाइन खींचो, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये लाइन हो गया और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाला हो गया। डैश डैश है तो मैं भी डैश डैश वाला कर देता हूं। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा आर होगा, रोटेट बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कंपोनेंट हो गया ई आर, इस डायरेक्शन में ई आर कॉस थीटा आर, दैट इज द एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका ई आर जो कि इधर इधर जो होगा ई आर साइन थीटा आर होगा, डायरेक्शन किधर हो गया, प्लस ए जेड के डायरेक्शन। तो दोनों पॉजिटिव है। बात करते हैं कि जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोपोगेशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है विथ के आर। ठीक है, रिफ्लेक्शन उसके दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट प्रोपोगेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड प्रोपोगेशन इन जेड डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका थीटा आर। थीटा आर में जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वो माइनस जेड की तरफ है। ठीक है, तो यहां से आ गया, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये के और दो भाग में टूटेगा, तो इधर जेड कंपोनेंट कितना हो गया आपका, जेड कॉस थीटा आर। ठीक है, और इधर जेड, इधर एक्स डायरेक्शन मोमेंट, तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन एक्स कॉस एक्स साइन थीटा। लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है पॉजिटिव तरफ है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव जेड है। तो यहां से आगे के की वैल्यू एक्चुअली में के आर की वैल्यू एक्स साइन थीटा आर ए एक्स माइनस जेड कॉस थीटा आर ए जेड, ये हो गया आपका के आर। तो यहां से जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई आर 0 कॉस थीटा, दोनों पॉजिटिव था, ए एक्स प्लस साइन थीटा आर ए जेड ई टू द पावर माइनस जे बीटा आर। एक्स बढ़ रहा था तो एक्स साइन थीटा आर और जेड कम हो रहा था माइनस जेड कॉस थीटा आर। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपका रिवर्स वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा आ रहा था, दोबारा बता देता हूँ, ऐसा आ रहा था और ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये अंदर की तरफ है। तो यहां से आ गया एच आर एस, या फिर एच आर लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ई आर 0 डिवाइड बाई ईटा 1, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम रहेगा, तो जे बीटा आर एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड कॉस थीटा आर ए वाई, कंपोनेंट ए वाई। तो ये है, इतना समझाने का पूरा वो था कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फॉर द केस ऑफ इंसिडेंट या फिर ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन का देख लेते हैं। ट्रांसमिशन का वही है, सेम इजी है, बस ईटी आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ
आप लोग कर सकते हो ET इज इक्वल टू ET नॉट cos थीटा i AX माइनस साइन थीटा टी, यहाँ पे थीटा टी आ जाएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, EI और ET में कोई अंतर नहीं है, बस एंगल का अंतर है, ठीक है। तो ये थीटा टी AZ इंटू e raised to the power माइनस जे बीटा 2, यहाँ पे मीडियम क्या हो गया 2 हो गया, तो बीटा 2, यहाँ पे मीडियम 1 था तो बीटा 1, ठीक है, बीटा 1। मीडियम 2 है बीटा 2 x साइन थीटा टी प्लस जेड कॉस थीटा टी, ठीक। इसी तरीके से एच टी आ गया आपका एच टी इज इक्वल टू ई टी नॉट डिवाइड बाई ईटा 2 मीडियम 2 के लिए, सेम ई रेज़ टू द पावर माइनस जे बीटा 2 एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कॉस थीटा टी, डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इज ए वाई, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है कि जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको इक्वल करना है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये विद सम एंगल स्ट्राइक किया, अगर हम लोग का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका अगर हम लोग देखें तो क्या था, यहाँ पे ये थीटा था, ठीक है। तो ये थीटा आई। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ और एक जो रूल होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा आर होता है फॉर द केस ऑफ प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल कर रहा हूँ। तो अगर ये ई आई है तो इधर का जो फैक्टर होगा जो कि प्लेन में होगा, प्लेन में, तो हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल कब कहाँ पे करते हैं, जो प्लेन है आपका, प्लेन बाउंड्री का जो प्लेन है ये बाउंड्री, तो बाउंड्री हम लोग अप्लाई करते हैं। एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री में अप्लाई करो। तो आप क्या देख रहे हो, ये फैक्टर क्या दिख रहा है, ई आई कॉस थीटा ये दिख रहा है, ठीक है, जो कि बाउंड्री में है। और ये तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो इससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को बाउंड्री वाले से मतलब है। इसी तरीके से जब रिफ्लेक्ट हुआ था तो ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आया था आपका एंगल थीटा टी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है जो बाउंड्री में होगा वो ई आर कॉस थीटा टी होगा, ठीक है, दोनों दोनों ऊपर की तरफ है। उसी तरीके से जब जेड का देखें तो जेड में ऐसा ट्रांसमिशन हुआ था और डायरेक्शन ऑफ ये भी सेम था, तो ये भी थीटा टी, तो इसका भी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ई टी कॉस थीटा टी, तो ये तीनों कंपोनेंट्स को मैं इक्वल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आ गया ई आई कॉस थीटा टी प्लस ई आई साइन, सॉरी ये दोनों इक्वल कर दीजिए, तो ई आई कॉस थीटा आई प्लस ई आर कॉस थीटा टी इज इक्वल टू, एट द बाउंड्री तीनों कंपोनेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये हो। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों सेम रहेगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। तो यहां से आ गया ई आई प्लस ई आर कॉस थीटा आई इज इक्वल टू ई टी कॉस थीटा टी। ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं देखूंगा, इसमें केवल मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं।
मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखें ST1 इज इक्वल टू ST2। मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखें, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंसिडेंट हुआ था वो आपके स्क्रीन से बाहर जा रहा था, और जो रिफ्लेक्ट हुआ वो स्क्रीन के अंदर चल दिया। ठीक है, ट्रांसमिट जो हुआ है वो स्क्रीन के बाहर है। ठीक है, तो ये HI और ये ST और ये हो गया आपका HR। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, HI अगर हम लोग देखें अभी HI इन डायरेक्शन प्लस HR इज इक्वल टू ST, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं HI प्लस HR, प्लेन में हम लोग का ऐसा दिखेगा ST। ठीक है, अब जैसे ही मैं साइन को कंसीडर करूंगा, तो जब साइन को कंसीडर करूंगा तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां से आ गया EI डिवाइड बाई eta1 मीडियम 1। HR चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से आ गया माइनस ER डिवाइड बाई eta2, eta1 में ही है, और यहां से आ गया आपका ET डिवाइड बाई eta2। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि हम लोगों ने उसमें किया था नॉर्मल इंसिडेंस में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर को सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में मान लीजिए मैं ET को रिमूव कर रहा हूं, ET को हटा रहा हूं। तो यहां से देख लीजिए ET क्या आया था, तो आपका EI प्लस ER cos थीटा I डिवाइड बाई cos थीटा T इज इक्वल टू ET। तो इस ET को इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाइनल जो मैं बता रहा हूं, फाइनल जो आपके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो आया था, पहले जो आपका आ रहा था eta2 cos थीटा T माइनस eta1 cos थीटा I डिवाइड बाई eta2 cos थीटा T प्लस eta1 cos थीटा I आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है सभी को? तो पहले क्या था, पहले आप जब नॉर्मल इंसिडेंस के केस में देख रहे थे तो eta2 माइनस eta1 डिवाइड बाई eta2 प्लस eta1 आ रहा था। अब जो है कॉस वाला फैक्टर बस जुड़ गया है, cos थीटा T इंटू cos थीटा I आ चुका है। क्लियर है सभी को? बाकी थीटा आर का तो कोई महत्व नहीं है, थीटा आर थीटा I सेम। ठीक है, तो ये चीजें इसमें जुड़ जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक पैरेलल लिख रहा हूं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ पैरेलल पोजीशन। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आप क्या किए हो, ईटा टी को रिमूव किए, ET को रिमूव किए। मान लीजिए आप ईटा आर को सॉरी ER को पुट करते हैं, तो आपका रिलेशन आता बिटवीन टाउ आता टाउ। तो टाउ जो आएगा ईटा टी सॉरी ET डिवाइड बाई EI, दैट इज टाउ, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या इस इक्वेशन में अगर ER को पुट करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। तो टाउ जो मिलेगा आपका 2eta2 cos थीटा I डिवाइड बाई eta2 cos थीटा T प्लस eta1 cos थीटा I, ये आपका होगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब चीजें बदल गई है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ये हो गया आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन निकालोगे, दोनों के बीच आप देखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस ये पैरेलल हो गया, तो 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पैरेलल इज इक्वल टू टाउ पैरेलल इनटू cos थीटा I डिवाइड बाई cos थीटा I, यहाँ पे थीटा T आएगा। तो ये रिलेशन आएगा। क्लियर हो रहा है? तो या तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं या तो आप स्वयं कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आपका EI भी है, ER भी है और ET भी है। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें EI भी है, ER भी है, ET भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ER को पुट कर देते हैं
तो आपका EI और ET के बीच रिलेशन निकल जाता है, जिससे टाउ निकल जाता है। और कभी हम लोग कभी हम लोग ET पुट कर देते हैं। तो जब ET पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो आपको EI और ER के बीच रिलेशन मिल जाता है, जिससे हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टाउ मिल जाता है, ये गामा मिल जाता है। तो ये जो गामा है, एक्चुअली में गामा क्या है, ER डिवाइड बाई EI। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आया है, जो पहले हम लोग का इक्वेशन आता था 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टाउ होता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि एंगल वाला मामला है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, टाउ और इसको दोनों को देखोगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ और इक्वेशन नंबर इसको 4 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को आपस में कैंसिल आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.